हेलो एवरीवन। तो पिछली क्लास में हम सब ने पढ़ा था कि सोशल और रिलीजियस रिफॉर्म्स कौन कौन से थे और किस तरीके से उन्होंने भारत के इतिहास में अपनी जगह बनाई और क्यों हमारे बीपीएससी के सिलेबस के हिसाब से वो इतने ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अब इसी को आगे बढ़ाते हुए हम आते हैं आज की अपनी इस क्लास पे पीसेंट एंड ट्राइबल मूवमेंट्स। पीसेंट मतलब फार्मर्स और ट्राइबल मतलब जनजाति। तो पीसेंट और ट्राइबल मूवमेंट्स क्यों हुए थे, उसके पीछे की क्या वजह है, ये सारी चीज़ हम जानेंगे और कितने महत्वपूर्ण है हमारे बीपीएससी के क्वेश्चन के हिसाब से या बीपीएससी के एग्ज़ाम के हिसाब से उन सारे मूवमेंट्स को आज हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो इस क्वेश्चन की सीरीज़ को स्टार्ट करने से पहले हम उसका जो बैकग्राउंड है उसको थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। तो पीसेंट एंड ट्राइबल मूवमेंट्स का जो पहला कारण था ब्रिटिश रूल। ब्रिटिश रूल के बाद इंडिया में इकोनॉमिकल, एडमिनिस्ट्रेटिव और पॉलिटिकल चेंज आने लग गए थे और इन सारे चेंजेस का सबसे ज़्यादा असर पड़ा किस पे, हमारे पीसेंट्स पे। पीसेंट्स पे असर इसलिए पड़ा क्योंकि उनसे जबरन खेती कराई जाती थी, उनको उतनी लागत नहीं दी जाती थी, उतनी मजदूरी नहीं दी जाती थी, जितनी उनके क्रॉप की कीमत है वो नहीं दी जाती थी। फिर इसी तरीके से बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती गई जिससे उनके ऊपर दबाव बनता गया और उनकी जो ज़िंदगी है वो पूरी तरीके से बदल गई। और पूरी तरीके से जब उनकी ज़िंदगी बदल जाती है तो उनका लेवल क्रॉस हो जाता है किसका, सोशल का। वो सोशल का जो लेवल क्रॉस होता है उसके बाद उन्होंने इन सारी चीज़ों का विरोध करना शुरू कर दिया और इस विरोध में आंदोलन और विद्रोह की शक्ल में जन्म लिया, जिसमें पीसेंट और ट्राइबल मूवमेंट को इंडिया में ला दिया। तो जो पीसेंट हैं, जो हमारे फार्मर्स हैं, वो कॉलोनियल सिस्टम में कैसे थे। तो पीसेंट हमारे फार्मर्स जो कॉलोनियल सिस्टम में थे उस टाइम दो सिस्टम चला करते थे, एक ज़मींदारी, दूसरा रायतवारी सिस्टम। तो ज़मींदारी सिस्टम में तीन चीज़ें थी जो ज़्यादा ज़रूरी थी। जैसे फोर्स इविक्शन का मतलब होता है कि आपको अपनी ही ज़मीन से ज़बरदस्ती निकाल देना। दूसरा इलीगल ड्यूज, यानी कि जो कर्ज आपने लिया था उसको आप चुका नहीं पा रहे हैं और वो भी इलीगल है वो। और फिर अनपेड लेबर, यानी उसी कर्ज को चुकाने के लिए आप अनपेड लेबर किए जा रहे हैं, यानी कि बिना ही पैसे का आप काम किए जा रहे हैं अपनी ही ज़मीन पे। तो ये सारे सिस्टम थे जिसकी वजह से जो हमारे किसान थे वो बहुत ज़्यादा परेशान थे और इन्हीं सारी चीज़ों की खिलाफत करते हुए हमारे देश में 19 से लेकर 20 सेंचुरी तक कई सारे मूवमेंट्स ने जगह ली। और फिर आता है हमारा रॉयतवारी सिस्टम। रॉयतवारी सिस्टम का सबसे बड़ा ईविल अगर हम कहें तो वो था हाई रेवेन्यू। हाई रेवेन्यू जमींदारों जमींदार किसानों पे लगा दिया करते थे और यही रेवेन्यू चुकाने के लिए जो हमारे पीसेंट्स हैं वो क्या करते थे, मनी लेंडर से पैसा उधार लेते थे। मनी लेंडर से पैसा उधार लेते थे और मनी लेंडर ये पैसा इन्हें हाई इंटरेस्ट पे देते थे। मान लीजिए अगर 2% इंटरेस्ट है तो वो इन्हें लगभग 6 से 8% इंटरेस्ट पे पैसा दिया करते थे और इसी पैसे को लेने के लिए उन्हें कुछ लोन भी रखना पड़ता था। लोन को लेने के लिए कुछ सामान गिरवी भी रखते थे, तो वो क्या था, उनकी कैटल्स यानी कि उनके जानवर और दूसरा उनका लैंड। कैटल्स और लैंड को वो गिरवी रख देते थे और जब इतना ज़्यादा हाई इंटरेस्ट हो जाता है तो किसान उस इंटरेस्ट को नहीं चुका पाते थे और उनकी जो ज़मीन है और जो उनकी कैटल है उसको मनी लेंडर अपने कब्जे में कर लिया करता था। तो उससे किसान क्या हो जाते थे, पहले तो वो लैंडलेस हो जाते थे, ज़मीन ही उनकी नहीं रहती थी, लैंडलेस हो जाते थे। और दूसरा शेयर क्रॉपर हो जाते थे। शेयर क्रॉपर का मतलब है कि अपनी ही ज़मीन पे खेती करना पूरे में और जो आधा क्रॉप है वो लेबर का हो जाएगा और आधा उस मनी लैंडर का हो जाएगा। इस तरीके से शेयर क्रॉपर बन के रह गए थे और इन्हीं सारे शोषण का जब विरोध करने को हुआ तो किसानों ने कुछ गलत कदम उठाने शुरू कर दिए। जब उनकी क्षमता ख़त्म हो गई कि अब उनसे बर्दाश्त नहीं हो रहा था ये सारा जो एक्सटॉर्शन उनका किया जा रहा था, उन्होंने क्राइम करने शुरू कर दिए। किसानों ने चोरियां करी, डकैती करी और सोशल बैंडेट्री करी।
ये सारी चीज़ देश में होने लग गई थी इन सारे गलत नियमों की वजह से, जो गलत ब्रिटिश की पॉलिसीज़ थी किसानों के लिए, क्योंकि वो ज़मींदारों को बोल देते थे हमारा एक फिक्स्ड इंटरेस्ट है, वो आप हमें इतना देंगे और बाकी आप किसानों से जितना चाहें इल्लीगल लेबर करा सकते हैं और उनसे पैसा वसूल सकते हैं, उनसे मजदूरी ले सकते हैं। और इसी तरीके से ज़मींदारों ने किसानों के ऊपर बहुत ज़्यादा अत्याचार, एक्सटॉर्शन करना शुरू कर दिया था। फिर किसानों ने इसका विरोध करना शुरू किया, उन्होंने मास मीटिंग बुलाई, यानी कि इकट्ठा होना शुरू हो गए, मोबिलाइजिंग किया, लोगों को एक जगह से दूसरी जगह लेके गए, मोबिलाइज किया, प्रचार प्रसार किया और प्रोटेस्ट करना शुरू किया। और इसी तरीके से आगे चल के बहुत सारे प्रोटेस्ट हुए जिन्होंने हमारी हिस्ट्री में आज जगह बना रखी है और जिसको आज हम पढ़ने वाले हैं। तो हम पढ़ने जा रहे हैं बिहार से रिलेटेड सारी चीज़ें। तो बिहार से रिलेटेड सारी चीज़ों को पढ़ने से पहले हम कुछ मूवमेंट्स जान लेते हैं, कुछ मूवमेंट जो बिहार में हुए, जो इम्पोर्टेंट है इस एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से। जैसे वो मूवमेंट हुआ था, ये ट्राइबल मूवमेंट्स हैं। दूसरा हुआ था कोल मूवमेंट, वो मूवमेंट, कोल मूवमेंट, संथल, ये सारी ट्राइब्स हैं। और मुंडा, वो मूवमेंट कब कब हुआ था? 1820 से 31 और 37 में। कोल मूवमेंट हुआ था 1829 से 39 तक और संथल मूवमेंट हुआ था 1855 से 56 तक। और मुंडा रिवेलियन कब हुआ था? 1899 में। इसी के साथ हम स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चंस को। हु लेड द संथल रिबेलियन? संथल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? सिद्धू कान्हू मुर्मू ने, बिरसा मुंडा ने, तिलक मांझी ने, तिलका मांझी ने, या फिर टीटू मीर ने? तो इस मूवमेंट को किसने किया था? इस मूवमेंट का नेतृत्व किया था सिद्धू कान्हू मुर्मू ने। सिद्धू कान्हू मुर्मू क्या करना चाहते थे? दीकू को हटाना चाहते थे। दीकू कौन थे? दीकू ब्रिटिशर्स को इन्होंने कहा था, दीकू को हटाना चाहते थे, भगाना चाहते थे अपने देश से बाहर। और किस लिए किया गया था? ब्रिटिश पॉलिसीज़ के द्वारा, ब्रिटिश अथॉरिटी के खिलाफ किया गया था, क्योंकि ब्रिटिश की जो पॉलिसीज़ थी वो बहुत ज़्यादा बुरे हालात पैदा कर रही थी, किसके लिए? हमारे किसानों के लिए। और इसी वजह से किया गया था, ज़मींदारों के खिलाफ और ब्रिटिशर्स के खिलाफ, उनकी अथॉरिटीज़ के खिलाफ, क्योंकि उन्होंने ही ज़मींदारों को ये हक दिया था कि आप इन सारे लोगों का शोषण कर सकते हो। इन विच ईयर डिड द इंडिगो रिवॉल्ट टेक प्लेस? इंडिगो रिवॉल्ट या फिर नील विद्रोह किस वर्ष में हुआ था? 1848, 1859, 1865 या फिर 1873? तो नील विद्रोह हमारा होता है 1859, 1859 से 1860 तक। नील विद्रोह कहाँ हुआ था? बंगाल में हुआ था। और ये किसके लिए होता है? अगेंस्ट फोर्स्ड कल्टीवेशन। किस चीज़ का कल्टीवेशन? नील का कल्टीवेशन। नील का कल्टीवेशन किसान क्यों नहीं करना चाहते थे? क्योंकि जब 19th सेंचुरी चल रही थी तो ब्रिटेन में क्या कहते हैं, इंडस्ट्रियलाइजेशन रिवॉल्यूशन शुरू हो चुका था, और जिसकी वजह से नील की जो ज़रूरत थी उनके टेक्सटाइल इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा लगती थी। और उस नील की खेती कहाँ पे कराई जाती थी? भारत में कराई जाती थी। पहली बात, नील का जो प्राइस चलता था उस प्राइस से कम किसानों को पे किया जाता था। दूसरा पॉइंट ये है कि नील जिस भी ज़मीन पे
खेती की जाती थी नील की, वो ज़मीन बंजर हो जाती थी और उस पे दोबारा खेती करने लायक नहीं बचता था। इसलिए किसान नहीं चाहते थे कि उनकी जो ज़मीन है वो किसी भी तौर तरीके से बर्बाद हो। इसलिए इस रिवोल्ट ने जगह ली 1859 में। अब चलते हैं अपने थर्ड क्वेश्चन पे। बिरसा मुंडा इज नोन फॉर विच ट्राइबल अपराइजिंग? बिरसा मुंडा किस आदिवासी विद्रोह के लिए जाने जाते हैं? कोल अपराइजिंग, मुंडा अपराइजिंग, संथल रिबेलियन, रंपा रिबेलियन। किस विद्रोह के लिए जाने जाते हैं? तो बिरसा मुंडा, नाम से ही साफ हो रहा है कि बिरसा मुंडा जाने जाते हैं मुंडा अपराइजिंग के लिए, मुंडा विद्रोह के लिए। और ये कब हुआ था? ये हुआ था 1899 से 1900 तक। कहाँ पर हुआ था? छोटा नागपुर। छोटा नागपुर, छोटा नागपुर प्लेट्यू है। कहाँ पर है? झारखंड में। छोटा नागपुर में हुआ था। किसके अगेंस्ट हुआ था? पहला तो ब्रिटिश अथॉरिटीज के अगेंस्ट तो सारे प्रोटेस्ट चल ही रहे थे। दूसरा किस लिए हुआ था? ब्रिटिश की जो लैंड पॉलिसीज थी, किसकी थी? ब्रिटिशर्स की जो लैंड पॉलिसी थी उसके अगेंस्ट, और क्रिश्चियन मिशनरी के अगेंस्ट। ठीक है, अगेंस्ट था। तो वेयर डिड द तिभागा मूवमेंट टेक प्लेस? तिभागा आंदोलन कहाँ हुआ था? पंजाब, बंगाल, आंध्र प्रदेश या फिर महाराष्ट्र? तिभागा मूवमेंट हुआ था बंगाल में। कब हुआ था? 1946 से 1947 तक। तिभागा मूवमेंट क्या कहता है? तिभागा मूवमेंट का मतलब ये है किसान तैयार थे कि अपनी फसल का 1/3 हिस्सा देने के लिए किसको, यानी कि 2/3 हिस्सा देने के लिए किसको? ब्रिटिशर्स को। लेकिन ब्रिटिशर्स का ये कहना था कि हम सीधा सीधा आधा हिस्सा चाहते हैं। आप किसका? खेती का। सीधा सीधा आधा हिस्सा हमें चाहिए, और इस चीज का विरोध किया जा रहा था तिभागा मूवमेंट के द्वारा। और तिभागा मूवमेंट वही मूवमेंट है जो आज़ादी के ठीक पहले हुआ था। आज़ादी के ठीक पहले हुआ था ये विद्रोह। मोपला विद्रोह किस क्षेत्र में हुआ था? तेलंगाना, मालाबार, आसाम या फिर बुंदेलखंड? तो मोपला विद्रोह होता है मालाबार रीजन में। मालाबार रीजन यानी कि केरला। मालाबार रीजन केरला में होता है। कब होता है? 1921 में। 1921 में मोपला रीजन होता है, और ये वही मोपला रीजन है जिसमें जो जमींदार थे, जो लैंडलॉर्ड्स थे, वो हिंदू कम्युनिटी के थे, और जो मोपला किसान हैं ये मुस्लिम कम्युनिटी के थे। और ये हिंदू कम्युनिटी के लोग ये बाहर से आए हुए थे, और ये कौन थे? गुजराती और मारवाड़ी लोग थे, जो क्या करते थे? लिमिट से ज़्यादा टैक्स वसूल करते थे इन लोगों से, जो भी ब्रिटिश अथॉरिटीज़ के द्वारा कहा गया था। और यही मूवमेंट आगे चल के खिलाफत मूवमेंट में मर्ज होता है। तो आप सब ये देख रहे होंगे कि कैसे कैसे उस वक्त जो देश की परिस्थिति थी, कैसे कैसे ये सारी चीज़ें होने लगी थी, और इसीलिए लोगों ने परेशान होकर आज़ादी की मांग की थी। कहीं पे किसान परेशान थे तो कहीं पे लोग परेशान थे। ये सारी चीज़ें होती जा रही थी। हु लेड द डेक्कन राइट्स? दक्कन दंगों का नेतृत्व किसने किया था?
वासुदेव बलवंत फडके ने, ज्योतिबा फूले ने, स्थानीय किसान नेता ने, या फिर भास्कर पांडुरंग तरखाड़कर ने, किसने किया था? जल्दी से बताइए, हु लेड्स द डेक्कन रायट्स? हु लेड्स द डेक्कन रायट्स? तो डेक्कन राइट्स का नेतृत्व किया था लोकल पीसेंट लीडर्स ने, स्थानीय किसान नेताओं ने इसका नेतृत्व किया था। कब हुआ था ये? 1875 में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? महाराष्ट्र में हुआ था। महाराष्ट्र में हुआ था। और किसके अगेंस्ट हुआ था? मनी लैंडर के, मनी लैंडर के अगेंस्ट इस राइट्स को किया जाता है। इसका कोई भी सिंगल लीडर नहीं था, यानी कोई भी सिंगल प्रोमिनेंट लीडर नहीं था। जितने भी जो लोकल लीडर्स थे, वो जो गाइड थे, वो मिलके इस इस राइट को नेतृत्व कर रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच रीजन सॉ द कोल रिबेलियन? किस रीजन में कोल रिबेलियन किया गया था, यानी कोल विद्रोह किस क्षेत्र में हुआ था? छोटा नागपुर, बुंदेलखंड, तेलंगाना या कुमाऊं रीजन? ये हुआ था छोटा नागपुर प्लेट्यू में। छोटा नागपुर प्लेट्यू कहाँ पर है? झारखंड में है। कब हुआ था? ये हुआ था 1831 से 32 तक। और इसका नेतृत्व किसने किया था? बुद्धू भगत ने। बुद्धू भगत ने इसका नेतृत्व किया था। हु वॉज द लीडर ऑफ इंडिगो मूवमेंट इन बंगाल? जो इंडिगो मूवमेंट या फिर नील आंदोलन बंगाल में चलाया जा रहा था, उसका नेता कौन था? दिगंबर विश्वास या विष्णु विश्वास, सिद्धू या कांकू मुर्मू, तिलका मांझी या फिर बिरसा मुंडा? तो दो भाई दिगंबर विश्वास और विष्णु विश्वास इसके लीडर थे। और किस लिए था ये? अगेंस्ट फोर्स इंडिगो कल्टीवेशन। नाम से ही साफ होता है, जब इंडिगो मूवमेंट है तो इंडिगो कल्टीवेशन के अगेंस्ट ही ये हो रहा था। वॉट वॉज द मेन डिमांड ऑफ बरदोली सत्याग्रह? बरदोली सत्याग्रह की मुख्य मांग क्या थी? जमींदारी उन्मूलन, भू राजस्व में कमी, बेगार पर प्रतिबंध या फिर नकदी फसलों की खेती का अधिकार? क्या थी हमारी मुख्य मांग बरदोली सत्याग्रह में? तो बरदोली जो जगह है कहाँ पर पड़ती है? बरदोली जगह पड़ती है गुजरात में। बरदोली सत्याग्रह कब हुआ था? 1928 में हुआ था। और इसका क्या मांग थी? रिडक्शन ऑफ द लैंड रेवेन्यू, यानी जो भू राजस्व है उसमें कमी लाई जाए, उसको कम किया जाए। कितना मांग रहे थे? 22% जो टैक्स था वो लगाया गया था किसके द्वारा? ब्रिटिश अथॉरिटीज के द्वारा किसानों पे। और इसी को कम करने की मांग की जा रही थी। और किसने नेतृत्व किया था इसमें? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इस आंदोलन का नेतृत्व किया था। और सरदार की उपाधि इसी बरदोली सत्याग्रह में इनको मिलती है, किसके द्वारा? महिलाओं के द्वारा इनको ये उपाधि दी जाती है।
विच मूवमेंट इज एसोसिएटेड विद सिद्धू एंड कान्हू? सिद्धू एंड कान्हू का संबंध किस आंदोलन से है? मोपला, संथल, कोल या फिर मुंडा? अभी पढ़ा है हम सब लोगों ने, संथल रिबेलियन से है। संथल रिबेलियन कब हुआ था? 1855 से 56 में। और संथल जगह कहाँ पर है? संथल एक ट्राइब का भी नाम है और संथल एक जगह है। संथल पारगोना कहाँ पर पड़ता है ये? झारखंड में। जब झारखंड की बात आ ही रही है इतनी बार, तो झारखंड से एक क्वेश्चन भी आता है कि झारखंड में टोटल ट्राइब्स कितनी है? तो टोटल 32 ट्राइब्स हैं झारखंड में, जिसमें से आज 8 ट्राइब्स को बहुत रेयर बताया गया है, रेयर ट्राइब्स का दर्जा दिया गया है। द पावना मूवमेंट वॉज लॉन्च्ड इन विच रीजन? पावना आंदोलन किस क्षेत्र में शुरू किया गया था? पंजाब, बंगाल, बिहार या महाराष्ट्र? पावना मूवमेंट हुआ था हमारा बंगाल में। कब हुआ था? 1873 से 76 के बीच। और किस के अगेंस्ट हुआ था? क्या पॉलिसी थी जिसके अगेंस्ट हमारा पावना मूवमेंट हुआ था? रेंट इन्हेंसमेंट, यानी कि किराए का बढ़ाया जाना, और एक्सप्लॉयटेशन बाय जमींदार। और जमींदारों के द्वारा जो एक्सप्लॉयटेशन किया जाता था किसानों का, उस सब के लिए पावना मूवमेंट हुआ था। हमारे जितने भी मूवमेंट्स हैं, ये हो इसीलिए रहे हैं कि जो ब्रिटिश अथॉरिटीज़ थी, उन्होंने ज़मींदारों को ये हक दे दिया था कि आप पूरी तरीके से एक्सप्लॉइट करो, पूरी तरीके से जो किसान हैं उनका बस जीना मुश्किल कर दो, और हमें जितना हो सके उतना पैसा दो, और आप जितना उन्हें लूट सकते हो लूटो। तो इस तरीके से ब्रिटिश अथॉरिटीज़ और ज़मींदार और मनी लैंडर के खिलाफ ही ये सारे मूवमेंट्स अलग अलग जगह पे अलग अलग वक्त पे होने लगे। हु वॉज द लीडर एसोसिएटेड विद पावना पीसेंट अपराइजिंग? पावना किसान विद्रोह से जुड़े हुए नेता कौन थे? आरसी दत्त, ईशान चंद्र रॉय, दिगंबर बिस्वास या फिर सरदार वल्लभ भाई पटेल? तो इसका आंसर है ईशान चंद्र रॉय। ये पावना मूवमेंट के लीडर थे। द चंपारण सत्याग्रह ऑफ 1917 was related to which crop? 1917 का चंपारण सत्याग्रह किस क्रॉप से या किस फसल से संबंधित है? जूट, नील, कपास या फिर गेहूं? तो ये हमारा संबंधित है इंडिगो यानी कि नील से। और इसी सत्याग्रह के दौरान 3 कठिया सिस्टम की भी बात की गई थी। 3 कठिया, यहाँ पे भी फोर्सफुली इंडिगो उगाए जाने की बात कर रही थी ब्रिटिश सरकार, और 20 में से 3 हिस्से पे ये कहा जा रहा था किसानों से कि तुम इंडिगो की खेती करो। और किसान नहीं चाहते थे कि वो अपनी ज़मीन को बर्बाद करते हुए इंडिगो की खेती करें, क्योंकि किसानों को उतना पैसा भी नहीं दिया जाता था जितनी उनकी लागत होती थी इस फसल को उगाने में। दूसरा, जब इस फसल को उगाना पड़ता था तो ये इसका जो लोन था वो भी हमें ब्रिटिश सरकार से ही लेना पड़ता था, और लोन इतना ज़्यादा इंटरेस्ट पे मिलता था, जो ज़मींदार हैं वो इतनी ज़्यादा इंटरेस्ट पे दिया करते थे कि उस लोन को ही इंसान नहीं चुका सकता था। तो ये सारी चीज़ें, ये सारी जो त्रुटियां हैं समाज की उस वक्त की ब्रिटिश पॉलिसीज़ की, और ज़मींदारों का जो एक्सप्लॉयटेशन है, इन सब ने मिलके जगह ली किसमें? पीसेंट एंड ट्राइबल मूवमेंट में। हु परसुएडेड महात्मा गांधी टू टेक अप दी
चंपारण केस। महात्मा गांधी को चंपारण केस उठाने के लिए किसने राजी किया था? राजेंद्र प्रसाद ने, राजकुमार शुक्ला ने, महजुल हक ने, या फिर ब्रिज किशोर प्रसाद ने? किसने किया था? तो महात्मा गांधी को चंपारण के मूवमेंट में शामिल होने के लिए बुलाया था किसने? राजकुमार शुक्ला ने। और इसी के बाद से महात्मा गांधी का पॉलिटिकल करियर भारत में स्टार्ट हो जाता है। पॉलिटिकल करियर महात्मा गांधी का स्टार्ट हो जाता है। और इससे पहले महात्मा गांधी कहाँ थे और क्या कर रहे थे, उन सारी डिटेल वीडियो हमने अपनी पहले से ही बना रखी है, गांधीनियन एरा के नाम से, आप उसमें देख सकते हैं। एका मूवमेंट 1921 से 22 तक बिगिन इन विच प्रेजेंट डे स्टेट। एका आंदोलन किस वर्तमान राज्य में शुरू हुआ था? बिहार, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा या फिर गुजरात? कहाँ शुरू हुआ था? तो ये शुरू हुआ था उत्तर प्रदेश के अवध एरिया में, अवध रीजन में ये शुरू होता है। और किस लिए शुरू होता है? हाई रेंट और ऑप्रेसिव प्रैक्टिसेस ऑफ जमींदार, ऑप्रेसिव लैंडलॉर्ड्स के खिलाफ, ऑप्रेसिव जो लैंडलॉर्ड्स थे उनके खिलाफ ये शुरू होता है अवध में। हु वॉज द प्रोमिनेंट लीडर ऑफ एका मूवमेंट? एका मूवमेंट के प्रोमिनेंट लीडर कौन थे? मदारी पासी, बाबा रामचंद्र, या फिर सहजानंद सरस्वती, या फिर सरदार पटेल? इस मूवमेंट का जो नेतृत्व कर रहे थे, जो नेता थे, वो थे मदारी पासी, जो एक लोअर कास्ट से बिलोंग करते थे। ऑल इंडिया किसान सभा वॉज फॉर्म्ड इन विच ईयर? अखिल भारतीय किसान सभा का गठन किस वर्ष में हुआ था? 1928, 1931, 1936 या फिर 1942? किस वर्ष में किया गया था? तो अखिल भारतीय किसान सभा का गठन हुआ था 1936 अप्रैल में। कहाँ पे हुआ था? लखनऊ में हुआ था। आईएनसी यानी इंडियन नेशनल कांग्रेस के एक सेशन के दौरान इसका गठन किया गया था। और क्यों किया गया था? ताकि जो भी किसान आंदोलन पूरे इंडिया में हो रहे हैं उन्हें कोऑर्डिनेट किया जा सके, टू कोऑर्डिनेट पीसेंट स्ट्रगल अक्रॉस दी इंडिया। पूरे इंडिया में, पूरे भारत में जो भी स्ट्रगल चल रहे हैं पीसेंट के द्वारा, यानी कि किसानों के द्वारा, उसको कोऑर्डिनेट किया जा सके, इसलिए ऑल इंडिया किसान सभा का फॉर्मेशन किया जाता है। हु वॉज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ ऑल इंडिया किसान सभा? ऑल इंडिया किसान सभा या फिर अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? सहजानंद सरस्वती, एनजी नागा, ईएमएस निम्बुदीपाद, या फिर बाबा रामचंद्र? कौन थे? तो बीपीएससी का सबसे फेवरेट टॉपिक में से एक है स्वामी सहजानंद सरस्वती, और यही इस किसान सभा के प्रेसिडेंट भी होते हैं, प्रथम अध्यक्ष होते हैं। बिहार के पीसेंट लीडर थे, यानी कि किसान नेता थे बहुत बड़े। दूसरा, इनका फोकस किस पे रहता था? इनका मेन फोकस था कि लैंड रिफॉर्म्स किए जाएं, यानी कि जो ज़मीन से रिलेटेड जो पॉलिसीज़ हैं उनमें सुधार किया जाए, और जो पीसेंट के राइट हैं, जो उनके हक हैं, उनको मिलें, उसके लिए इनकी लड़ाई
रही हमेशा। इनका जन्म 1889 में देवा गांव गाजीपुर उत्तर प्रदेश में इनका जन्म हुआ था। और इसी के साथ बारिश भी शुरू हो चुकी है आपकी क्लास के साथ साथ। 1889 में देवा गांव गाजीपुर में उत्तर प्रदेश में इनका जन्म होता है। ये भूमिहार ब्राह्मण फैमिली से बिलोंग करते हैं और इन्होंने 1929 में बिहार प्रोविंशियल किसान सभा बनाई थी। प्रोविंशियल किसान सभा कब बनाई थी? 1929 में। और ऑल इंडिया किसान सभा के मैनिफेस्टो में इन्होंने क्या लिखा था? ये सारे क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है स्वामी सहजानंद सरस्वती के टॉपिक से। उनके मैनिफेस्टो में इन्होंने ये बताया था कि ज़मींदारी का अबॉलिशन, यानी कि ज़मींदारी को ये बिल्कुल भी नहीं चाहते थे, उसको ख़त्म करना चाहते थे, ज़मींदारी का अबॉलिशन करना चाहते थे। दूसरा, डेप्ट कैंसिलेशन, यानी कि जो भी कर्जा है उसको माफ़ कर दिया जाए, कैंसिल कर दिया जाए। और इनकी डेथ कब हुई थी? इनकी डेथ हुई थी 1950 में। What was the main demand of पावना मूवमेंट? पावना मूवमेंट की मेन डिमांड क्या थी या मुख्य मांग क्या थी? जमींदारी उन्मूलन, उचित मांग का निर्धारण, भूमि कर में कमी या फिर नकदी फसलों की खेती का अधिकार? किसमें? तो ये था फिक्सेशन ऑफ फेयर रेंट, यानी उचित लगान का निर्धारण। यानी जो लगान वसूला जा रहा था उस वक्त किसानों से, उसको एक उचित सीमा पे तय कर दिया जाए ताकि किसानों का शोषण ना हो, उनके ऊपर भी ज़्यादा बोझ ना आए और वो कम से कम इतना कर सकें कि वो 2 वक्त का खाना खा सकें। लेकिन ब्रिटिश सरकार और ज़मींदारों को ये सब बिल्कुल मंजूर नहीं था और इसी के चलते बहुत बार रिवोल्ट करने ही पड़े। जैसे कि आज भी हम देख रहे हैं कि भारत में टैक्स बढ़ते ही चले जा रहे हैं और हाल ही में आज 11 अगस्त है और निर्मला सीतारमन टैक्स को फिर से लाने वाली है, फिर से उसको रिपीट करेंगी उस बिल को। तो आप लोग देखना ना भूलें कि बजट में अब क्या बदलाव होने वाले हैं। और द चंपारण सत्याग्रह मार्क गांधी। चंपारण सत्याग्रह ने गांधी जी पे क्या मार्क लगाया? भारत में पहली गिरफ्तारी हुई इसके दौरान, या फिर भारत में किसान आंदोलन में पहली भागीदारी थी, भारत में पहली भूख हड़ताल करी, या फिर पहला असहयोग अभियान इसी चंपारण सत्याग्रह के दौरान चलाया गया। क्या किया था गांधी जी ने चंपारण सत्याग्रह में पहली बार? तो भारत में किसान आंदोलन में गांधी जी पहली बार शामिल हुए थे। और बाकी चंपारण सत्याग्रह कब हुआ, अहमदाबाद मिल स्ट्राइक कब हुई, खेड़ा सत्याग्रह कब हुआ, ये सारी चीज़ें गांधी जी कहाँ से पढ़ के आए थे, कहाँ पर क्या क्या किया, कहाँ बैरिस्ट्री पास करी, और कौन सा वो कॉलेज था जब उन्होंने बैरिस्ट्री पढ़ने से पहले 1 साल पढ़ाई करके छोड़ दिया था। वो सारी डिटेल्स हमारे वीडियो में कवर की जा चुकी हैं। और गांधी एरा से बहुत सारे क्वेश्चंस लगातार बीपीएससी में आते रहे हैं। तो आप हमारे चैनल की वीडियो पे जाके ये सारे क्वेश्चंस को देख सकते हैं। और इसी के साथ कुछ इम्पॉर्टेंट रिवोल्ट्स और भी डिस्कस कर लेते हैं, जो रिवोल्ट्स ज़रूरी है। जैसे कोल रिवोल्ट गुजरात और राजस्थान में भी हुआ था। कब हुआ था? 1824 से 28 तक। 1839 में हुआ था एक बार, और एक बार हुआ था 1899 में। ये सब ट्राइबल रिवोल्ट्स हैं। भील भी एक ट्राइब है। भील रिवोल्ट कहाँ हुआ था? वेस्टर्न घाट राजस्थान में हुआ था। और कब हुआ था? 1818 में हुआ था।
1818 से 1831 तक चला था ये रिवोल्ट। और किसने इसका नेतृत्व किया था? तो दौलत सिंह ने इसका नेतृत्व किया था। डेक्कन रिवॉल्ट कहाँ होते हैं? डेक्कन रिवॉल्ट्स होते हैं हमारे 1875 में सतारा और पूना में। सिंपू रिवॉल्ट होता है हमारा असम में। कब हुआ था? 1830 से लेके 99 तक। कूका रिवॉल्ट, चौरा रिवॉल्ट हमारा होता है बंगाल में। कब हुआ था? 1966 से 1970 तक। 1966 से 1970 तक। और आज़ादी के बाद होता है ये रिवोल्ट। आज़ादी के बाद। कूकी रिवोल्ट कहाँ हुआ था? कूकी रिवोल्ट हुआ था हमारा मणिपुर में। ये सारे ट्राइब्स के नाम पे इन रिवोल्ट्स का नाम रखा गया है। मणिपुर में हुआ था, किसने किया था? रानी गाई डिलू। रानी गाई डिलू ने किया था। कब हुआ था ये? 1917 से 1919 तक। और इनको रानी किसने कहा था? पंडित नेहरू ने, जवाहरलाल नेहरू ने रानी कहा था। खासी रिवोल्ट कहाँ होता है? खासी रिवोल्ट होता है हमारा मेघालय में। कब होता है? 1828 से लेके 33 तक। और इस रिवोल्ट को कौन लीड करता है? तीरम सिंह। तीरम सिंह इस रिवोल्ट को लीड करते हैं। फिर आता है हमारा खोंड रिवोल्ट। खोंड रिवोल्ट हमारा कहाँ पर होता है? तो ये होता है हमारा उड़ीसा में। उड़ीसा में कहाँ पर होता है? 1846 से लेके होता है हमारा 1848 तक। और रामासाई रिवोल्ट होता है हमारा वेस्टर्न घाट्स में। वेस्टर्न घाट कहाँ पर? 1822 से 29 तक। और इसको लीड कौन करते हैं? वासुदेव बलवंत फटके। बलवंत फटके। वासुदेव बलवंत फटके इसको लीड करते हैं। और इन्हें गरीबों का रॉबिन हुड भी कहा जाता है। गरीबों का रॉबिन हुड। तो ये सारे रिवोल्ट बहुत इम्पोर्टेंट हैं और एक्स्ट्रा है। तो वासुदेव बलवंत फटको को गरीबों का रॉबिन हुड कहा जाता है। मिलते हैं आपसे अपनी अगली क्लास में। होप सो आपको ये लेक्चर बहुत पसंद आया होगा। और इस लेक्चर की पीडीएफ मिलेगी आपको हमारे टेलीग्राम चैनल ज्ञान यात्रा पे। तब तक के लिए पढ़ते रहिए।